उषा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू सर। उषा जी, आपके चर्चे इस समय सभी जगह हैं क्योंकि आपका ज़िक्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया था और मन की बात जब होती है तो वो बात दूर-दूर तक जाती है ना? जी सर। तो प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से जब आपने अपना नाम सुना और जब आपका ज़िक्र छिड़ा तो उस पल की खुशी को बयाँ कीजिए हमारे साथ। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। सर, मन की बात कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मेरा नाम लिया, तो उस समय वास्तव में वो क्षण मेरे लिए जीवन का यादगार क्षण है। मुझे भी हुँ, नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उस दिन मैं मंदिर जा रही थी हाँ, और मेरा व्रत था। तो हाँ। रास्ते में ही मुझे फोन आने लगे कई लोगों के कि मन की बात कार्यक्रम आप देख रहे हो क्या? उसमें प्रधानमंत्री जी ने आपका नाम लिया है। हुँ, तो हुँ, मुझे तो हुँ। विश्वास ही नहीं हो रहा था और हाँ, परिवार वालों के भी फोन आने लगे तो सच में बहुत बहुत खुशी हुई कि हमारे देश के मुखिया ने स्वयं मेरे कार्यों की सराहना की। तो हाँ। वो क्षण मेरे जीवन का यादगार क्षण था। बहुत खुशी हुई मुझे। और तब से लेकर उषा दुबे अब दूर-दूर तक जानी-पहचानी जाने लगी, है ना? हाँ सर, कई लोग अब जानने लगे हैं और अच्छा लगता है। साथ में अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। ऐसा लगता है कि हम जो काम बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो अब जब से मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया तो और अच्छा लगता है, काम करने में और भी मन लगता है सर। बच्चों के लिए हम और अच्छा कर सके, अपने देश के लिए कर सके, ये भाव सदैव मन में रहता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब इतने बड़े लेवल पे हमारा नाम होता है तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और एक तो हौसला भी मिलता है कि हम और भी बेहतर कुछ करके दिखा सकते हैं। आपने उस दौरान कौन सी ऐसी गतिविधियां की जिनके माध्यम से आपकी बात दूर तक पहुंची और आपका जो काम है वो प्रकाश में आया? सर, कोविड-19 के समय हमारे जब विद्यालय बंद हो गए, उस समय बच्चे हमारे घरों पे थे और फिर हम बच्चों से जुड़ना चाहते थे कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके सर। हम हम्म, अपने घर पे तो टीवी वगैरह में समाचार पत्रों में जो खबरें देख रहे थे कोविड के बारे में, तो उससे हाँ, कहीं न कहीं मन में एक भय था कि अरे ये क्या हो रहा है, ये कौन-सी बीमारी आ गई। और जी, उस बीच में फिर लगता था कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, अब उनके एग्जाम्स भी रुक गए हैं, तो कैसे हम उन बच्चों से जुड़े रहें। तो उनसे हम्म, सर फोन पे ऐसे चर्चा होती थी कि तुम लोग पढ़ते रहो और हमारे विभाग से राज्य शिक्षा केंद्र से भी बच्चों की पढ़ाई के लिए कई शैक्षणिक प्रोग्राम उसी समय सर चालू किए गए, रेडियो स्कूल चालू किया गया। तो मुझे लगता था कि जो भी हमारे विभाग से कार्यक्रम बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं उसको तो मैं बच्चों तक पहुंचाऊं ही और बच्चे वो प्रतिदिन की छोटी छोटी गतिविधियां कर सके ताकि वो व्यस्त रहें, कोविड के भय से वो मुक्त रहें। और उसी हम्म, बीच में सर मैंने क्या किया, बच्चों को जब मैं ऐसे फोन करती थी तो कई बच्चों के पास सर स्मार्टफोन नहीं थे, टेलीफोन से सुविधा नहीं हो पाती थी कि उन तक पहुंचना है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं खुद इनके घर तक जाऊं। और हाँ, मैं उनके घर तक गई और साथ में सर मैं अपनी स्कूटी पे ही एक मैंने फ्रेम बनवाया जिसमें मैंने कहानियों की, कविताओं की कई पुस्तकें रखी और वो हम्म, मेरा चलता फिरता पुस्तकालय तैयार हो गया स्कूटी पर और वो हाँ, पुस्तकालय लेकर के मैं बच्चों के घरों तक जाने लगी। फिर बड़ा अच्छा सर उसमें बच्चों का रिस्पांस रहा। बच्चे दौड़ के आते थे किताबें पढ़ने के लिए। उनके अभिभावक भी काफी खुश हुए कि हमारे बच्चे इस कोविड के समय में भी पढ़ पा रहे हैं और बच्चों का उससे जो है बच्चों का रीडिंग स्किल भी बढ़ा सर, रीडिंग हैबिट भी बढ़ी। और हमारे विभाग द्वारा उसी समय खूब पढ़ो अभियान भी चलाया गया ताकि बच्चे हम्म। घर पे ही कहानियों की किताबें, कविताएं, दादा दादी से कहानियां सुने। तो कोविड के समय में जो इन कई प्रकार की गतिविधियां तैयार हुई थी सर, उसी में मैंने ये जो चलता फिरता पुस्तकालय बनाया वो सबको बहुत पसंद आया। हमारे विभाग को भी बहुत पसंद आया सर। चलता-फिरता पुस्तकालय आपने बनाया, आपने अपनी स्कूटी पर तमाम पुस्तकों को लेकर बच्चों तक पहुँचाया और इसलिए आप आज स्कूटी वाली दीदी के नाम से भी जानी जाती हैं। हाँ सर, किताबों वाली दीदी। बच्चे मुझे दीदी दीदी कहते थे तो कई लोग बोलने लगे कि किताबों वाली दीदी है आप, तो इस तरह से हाँ, किताबों वाली दीदी का नाम आया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे अपने संबोधन में मन की बात में किताबों वाली दीदी कह के संबोधित किया था। उषा जी, वो कठिन दौर था कोविड-19 का, हर कोई मुश्किल में था और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए जब लोग बिछड़ रहे थे एक-दूसरे से और हताशा थी मन में, निराशा थी। ऐसे में हर कोई डर भी था हर किसी के मन में, लेकिन आपने हिम्मत रखकर घर से बाहर निकल कर अपनी स्कूटी पर पुस्तकों को लेकर आप पहुँची बच्चों तक। तो आपको ऐसा कुछ मन में खौफ या डर या कोरोना का भय नहीं था? सर, बिल्कुल भय था। कोरोना की खबरें जब हम देखते थे तो लगता था कि ये कितनी कैसी भयावह बीमारी है, संक्रामक बीमारी है जो कि फैल रही है। लेकिन सर मन में कहीं न कहीं एक बच्चों के लिए जो करने का कुछ करने का जज़्बा था ना, हुँ, वो कभी मेरे मेरे मन पे मेरे भय को हावी नहीं होने दिया। मुझे हुँ, लगता था कि मुझे इन बच्चों के लिए करना है और सर इसकी प्रेरणा भी मिलती थी कि मैं देखती थी हमारे डॉक्टर्स
और नर्सेस जो हैं वो दिन दिन रात मतलब देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी जो हैं वो भी सड़कों पर जो है सफाई कर रहे हैं, पूरी सारी तन्मयता से वो काम कर रहे हैं। तो सर ऐसे में मुझे लगा कि हम क्यों डर के अपने घरों में बैठे रहें, क्यों ना हम हम्म, भी इन बच्चों के लिए कुछ करें, और हम शिक्षक हैं तो हमारा दायित्व इन बच्चों के लिए बनता है, तो अपने कर्तव्य को निभा सके। तो सर जो मन में कार्य करने की लगन थी उससे वो भय बहुत पीछे छूट गया, और मैं लगातार हम्म, बच्चों के बीच जाती रही। हाँ, ये मैं जरूर ध्यान रखती थी कि बच्चे उस बीच मास्क लगा करके आए, थोड़ा दूर बैठे और हम्म। हाथों को धुले। इस तरह से छोटी छोटी सावधानियां भी हम बरतते थे। लेकिन ईश्वर की ऐसी दया रही कि कभी कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी और हमारे बच्चे पढ़ते भी रहे, मैं बच्चों के बीच में जाती रही। आपके हौसले को और आपके जज्बे को हम बहुत बहुत सलाम करते हैं। अभी इस समय आप कौन से स्कूल में पदस्थ हैं? सर मेरी स्कूल का नाम है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हर्रई पूर्व। ये जिला सिंगरौली में बैढ़न ब्लॉक में है हमारी स्कूल। क्लास 1 से हम्म, लेकर के क्लास 8 तक है, ये मिडिल अच्छा। स्कूल है हमारी। हम्म। और जब आपने कुछ नवाचार कोविड-19 के दौरान किया तो और इस समय किस तरीके की नवाचार नई गतिविधियां आप कर रही हैं ताकि बच्चे वर्तमान समय से जुड़कर नई नई बातों को अपडेट कर सकें और सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें? बिल्कुल सर। कोविड-19 के सर 1.5 वर्ष बाद जब हमारे स्कूल खुले, तो कोविड के समय में तो हमारा चलता फिरता पुस्तकालय चलता ही रहा। हाँ। लेकिन जब स्कूल खुली सर, तो उसमें फिर हमने जो है बच्चों के लिए बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की कि बच्चे हमारे स्कूल में आ सके। इसमें खासकर सर साफ सफाई को प्रेरित करते हुए, और एक हमारे स्कूल में हमने सर कोविड के पहले ही एक सोप बैंक बनाया था, साबुन बैंक। तो हाँ। साबुन बैंक की सर थीम ये थी कि बच्चे इसमें जो है अपने जन्मदिन पर एक साबुन डोनेट करें, क्योंकि हम्म। सर ये हमारी सरकारी स्कूल है। यहाँ पर उस तरह की सारी सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं रहती हैं। तो हम्म। साबुन बैंक बनाने के पीछे ये थीम थी कि बच्चे जब भी यहाँ पे खाना खाने के पहले अपने हाथों को धुल सके, वो शौचालय से निकलने के बाद अपने हाथों को धुल सके। तो जब हम्म। कोविड-19 के बाद वापस हमारी स्कूल खुली, तो उस साबुन बैंक की उपयोगिता बहुत मतलब ज्यादा जो है कि बढ़ गई, और बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और साबुन हम्म। डोनेट करने लगे वो। तो अब हमारे पास वर्तमान में स्कूल में इस समय 400 से ज्यादा साबुन है, जिसका बच्चे प्रयोग कर रहे हैं सफाई के लिए। और वो भी हम्म। हमने स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर के सर बनाया था, क्योंकि अब हर तरफ जो है स्वच्छता की बातें होती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है स्वच्छता की बातें करते हैं, स्वच्छ भारत की बातें करते हैं। तो अब ये हर बच्चे तक पहुंच गया है, और उनके अभिभावक भी अब बच्चे के जन्मदिन पर साबुन भेजते हैं, अपने हम्म। उनके दोस्तों के लिए टॉफी भेजते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा प्रयोग रहा, सफल प्रयोग रहा, जो कि हम्म। मतलब वर्ष भर हमारे स्कूल में चला। अब तो सत्र का अंत होने वाला है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे का जन्मदिन अगर गर्मी की छुट्टी में भी होता है, तो वो फोन करता है कि मैडम मुझे साबुन डोनेट करना है। या हमारे स्कूल की बच्चियां जो कक्षा 8वीं पास करके बड़ी क्लास में चली जाती हैं, उनका हाँ। रिजल्ट अच्छा आया तो भी वो बच्चियां साबुन डोनेट करती हैं। तो ये मतलब साबुन बैंक हमारा बहुत सर अच्छा चल रहा है। और चलिए। दूसरी बात ये है सर हम्म। कि स्कूल में हम लोग कई तरह की गतिविधियां कराते हैं, जैसे बच्चे खेल खेल में पढ़ सकें, चित्रकला हम्म। और पेंटिंग के माध्यम से वो स्कूल में मतलब अपना मन लगे उनको। तो हाँ। इस तरह से कई छोटी छोटी गतिविधियां बच्चों के लिए करते रहते हैं। रीडिंग कॉर्नर्स बनाए हैं सर हमने, बच्चों अच्छा। के लिए पढ़ने का कोना, जो हर एक क्लास में बच्चों के लिए उनके उनके लेवल की जो बुक्स हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए अल्फाबेट वाली बुक्स हैं, कलरफुल बुक्स हैं, चार्ट वाली बुक्स हैं। तो वो बच्चे अपना हर एक क्लास में उनके लिए उनकी पहुंच के अंदर ही एक रीडिंग कॉर्नर बना है, तो वो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं चलिए, ताकि इस तरह वो। के नवाचारों की आज बहुत जरूरत है क्योंकि अब हम नई शिक्षा नीति की तरफ भी बढ़ रहे हैं और उसमें भी बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे प्रावधान है कि बच्चे किताबों तक सीमित न रहें बल्कि कुछ हाँ सर। प्रोफेशनल बिल्कुल गतिविधियों से भी जुड़ें ताकि वो स्वरोजगार भी अपने से जोड़ बिल्कुल सकें, स्वरोजगार की फील्ड में भी अपना नाम बिल्कुल कमा बिल्कुल सकें। सर। तो उषा जी, आप क्या कहना चाहती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की मन की बात के अब 100वें एपिसोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 100वां एपिसोड अभी बहुत जल्दी प्रसारित होगा। तो आप किस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती हैं मन की बात को और इसके माध्यम से किस प्रकार से समाज में परिवर्तन देखती हैं, देश में परिवर्तन देखती हैं, विकास की नई लहर देखती हैं? सर प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात कार्यक्रम शुरू की है, तो ये जो है हम भारतवासियों को प्रधानमंत्री जी से जोड़ने का डायरेक्ट एक अवसर देता है। हम उनके विचारों को सुन पाते हैं। और सबसे अच्छी बात सर इसकी मुझे ये लगती है कि हमारे देश में जो भी लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, साधारण से साधारण लोगों की कहानियों को वो जो है सब देश के सामने रखते हैं, और पूरे देशवासी उन कहानियों को जानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो हाँ। उन सभी कहानियों से हम सभी भी सर प्रेरित होते हैं, हमें भी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और ये बहुत ही अच्छा सर ये कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें हमारे कभी ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं था कि देश के दूर दराज में रहने वाले लोग जो कुछ भी अच्छा करें उसकी सराहना स्वयं देश के मुखिया करते हैं। तो इससे
जो जिनका जिनका वो जिक्र करते हैं उनका तो जीवन बदलता ही है सर, लेकिन हम सब उन कहानियों से जो प्रेरित होकर के कुछ नया करना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, ये भाव बहुत अच्छा है सर, ताकि देशभक्ति का भी भाव एक मन में आता है। और वही चीज मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि आप ऐसी कहानियों को सुनो और उससे प्रेरणा लेकर के अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सको, भले एक छोटा सा काम करो लेकिन वो देश के लिए ही हो रहा है, ये सोच करके आप लगातार लगे रहो। हम्म। तो एक शिक्षिका होने के नाते आप इस बातचीत के माध्यम से हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं, विशेष रूप से शिक्षक वर्ग से क्या कहना चाहती हैं कि वे किस प्रकार से नवाचार करके बच्चों को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं, उनके भविष्य को निखार सकते हैं, संवार सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं शिक्षक हूँ और मैं तो समझती हूँ सर कि सभी जितने भी हमारे जो प्रोफेशंस हैं, जो व्यवसाय हैं, उनमें जो शिक्षक की जो हमारी जिम्मेदारी है, जो शिक्षक का पद है, वो सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि हम बच्चों के जीवन को बनाते हैं, उनके जीवन को तराशते हैं, एक नई दिशा देते हैं। तो अपने जो हमारा काम है उसे हमें पूरी ईमानदारी से, समर्पित भाव से करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी काम है उसका डायरेक्ट असर बच्चों पे पड़ता है। तो हम बहुत सारी चीजें, किताबी ज्ञान तो उनको देते रहते हैं, लेकिन जो हम अपने आचरण से बच्चों के सामने करके दिखाते हैं, हम उनके रोल मॉडल हैं, तो वही चीजें बच्चे सीखते हैं। तो विद्यालय में बस सिर्फ जो है विषय वस्तु या पाठ्यक्रम तक सीमित ना रह करके हमें कई गतिविधियां भी करानी चाहिए, ताकि हमारा जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है वो किसी दूसरी विधा में हो सकता है अच्छा हो, वो चित्रकला में अच्छा होगा, वो संगीत में अच्छा होगा। तो इस तरह से हमें बच्चों को की प्रतिभा को पहचान करके हर एक फील्ड में कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे स्कूल आ सके। और वो जो बच्चे हमारे, चूंकि मिडिल स्कूल है, बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन ये जो गतिविधियां हम कराते हैं उनके आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत उपयोगी होंगी, वो बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो इस तरह से मैं तो मानती हूँ कि हमें समर्पित भाव से काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये सर कि जो मैं चलता फिरता पुस्तकालय चलाती हूँ, तो मैं हम्म। चाहती हूँ कि एक पुस्तकालय हर एक गांव में होना चाहिए, ताकि गांव के जो बच्चे हैं, वंचित वर्ग के हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए गांव में ही उपयोगी बुक्स मिल सके, वो कहानियां भी पढ़ सकें। आज स्क्रीन का जमाना है, टीवी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, ऐसे में पुस्तकों की ओर बच्चे लौट सके। तो हमें हर एक गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए, ताकि बच्चे उसका लाभ उठा सके। बिल्कुल सही और बहुत ही सटीक बातें कही उषा जी आपने कि आज बच्चों को नवाचार से जोड़ने की जरूरत है। उन्हें आज जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से वो लोग जुड़ गए हैं, मोबाइल से बिल्कुल चिपक कर रह गए हैं, उससे हमें थोड़ा सा उन्हें किताबों की तरफ भी आकर्षित करना है, ताकि वो बिल्कुल सर। असली दुनिया को देख सकें, हाँ। प्रकृति से भी जुड़ सकें और अपना खुद का व्यक्तित्व विकास भी कर सकें। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की, इतना समय हमारे लिए निकाला है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।